दोस्तों, जापान एशिया की मुख्य भूमि से अलग प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुद्वीपीय देश है। यानी कि ये बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। अगर आप ठीक से गिनेंगे तो जापान लगभग 14,125 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 260 द्वीपों पर लोग रहते हैं, यानी कि जनसंख्या निवास करती है। अब यह बात सुन के ही आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक पुराना आंकड़ा है। साल 1987 में जापान के तटरक्षक बल द्वारा किए गए सर्वे में उन्होंने सिर्फ उन द्वीपों को गिना था जिनकी तट रेखा 100 मीटर या उससे अधिक थी। तो ऐसे में ये संख्या निकल के आई 6,852। लेकिन 28 फरवरी 2025 को जापान ने जो डिजिटल मानचित्र होता है, जो डिजिटल मैप जिसको कहते हैं, उससे गिनती की और ये पाया कि जापान के लगभग 14,125 द्वीप हैं। तो इसे आपको याद रखना है। परंतु इन सभी द्वीपों में भी जापान में 4 इंपॉर्टेंट द्वीप माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है होकाइडो, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद आता है होन्शु, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। फिर आता है क्विशु और फिर आता है शिकोकू, जो कि सबसे छोटा द्वीप है। तो 4 आपको याद रखने हैं: होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसके अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, यानी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लॉन्गिट्यूड की बात करोगे देशांतर की, तो 122 डिग्री ईस्ट से लेके 153 डिग्री ईस्ट तक जाता है। इस हिसाब से जापान के जो दक्षिणी द्वीप हैं, यानी कि सदर्न आइलैंड है, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाओगे तो वहां शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण वन भी। लेकिन चूंकि ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी वनस्पतियाँ मिलेंगी आपको? ज्वारीय वनस्पतियाँ, यानी कि टाइडल वेजिटेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्र के किनारे वही उगती हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं वही उगते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,974 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ज़मीनी क्षेत्रफल 3,64,546 वर्ग किलोमीटर है और बचा हुआ जल क्षेत्र है लगभग 13,428 वर्ग किलोमीटर का। ये जो जल क्षेत्र है, ये इसका आर्थिक क्षेत्र भी है, यहीं इसके जहाज़ वगैरह सब चलते हैं, इसलिए इसको जोड़कर बताया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। सीमाओं की बात करोगे तो चूंकि जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है, तो इसका मतलब यह है कि ये किसी भी देश के साथ अपनी ज़मीनी सीमा शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है। ये जो है सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। जैसे कि पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, पश्चिम में है जापान सागर, उत्तर में है ओखोत्सक सागर, दक्षिण में आपको पूर्व चीनी सागर मिलेगा और फिलीपींस सागर देखने को मिलेगा। मतलब महासागर और सागरों से घिरा हुआ है ये। इस हिसाब से इसकी टोटल तटरेखा लगभग 29,751 किलोमीटर की हो जाती है। और अगर आप द्वीपों को भी मिला लोगे तो इसकी तटरेखा लगभग 34,000 किलोमीटर तक जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जापान की जो समुद्री सीमा है वो चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, उत्तरी मरियाना द्वीप समूह और रूस के साथ लगती है। मतलब सीधे सीधे ये देश इससे मिलते हैं समुद्र के माध्यम से। तो इसे आपको याद रखना है। जापान की इस स्थिति की वजह से जापान को कई सारे नाम मिले हुए हैं, जैसे कि जापान को सूर्योदय का देश यानी कि निप्पॉन भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये पूर्व एशिया के अंदर मौजूद है, तो जब भी सूर्य उगता है तो सबसे पहले जापान में ही उगता है, मतलब जापान में ही दिखाई देता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 से 4 प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है। ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जब भी इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा हरकत होती है, तो जापान में बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसलिए इसको भूकंपों का देश कहा जाता है। वहीं इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम पर यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो जापान के अन्य नाम भी याद रख लोगे। राजधानी की बात की जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि वहाँ का एक बड़ा महानगर भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या बसती है। टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसे आपको याद रखना है। बात करें जापान की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और चोटियों के बारे में, तो जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ है। इसकी 70% से ज़्यादा ज़मीन जो है वो पहाड़ों से घिरी हुई है और सिर्फ 30% ज़मीन पर आपको मैदान देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि जापान की लगभग 14% भाग पर ही खेती होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है।
तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जापानी आल्प्स जो है वो जापान की सबसे बड़ी पर्वतीय प्रणाली है, जिसमें कई सारी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो औसतन 3000 मीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। इस जापानी आल्प्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। एक है हिडा पर्वत, दूसरी किसो पर्वत और तीसरी अकाइशी पर्वत। तो इसे आपको याद रखना है। अब इतनी कम ज़मीन होने की वजह से जापान की जो जीवन शैली है उस पर बुरी तरीके से असर भी पड़ा है। चूँकि जापान की 70% ज़मीन पहाड़ी है, इसलिए खेती के लिए ज़मीन बहुत ही कम है। ज़्यादातर बड़े शहर आपको सिर्फ 30% भूमि पर ही नज़र आएंगे और वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। यही कारण है कि आपको जापान में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर निर्माण करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ज़मीन बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें उसके अंदर। तो इसलिए वहाँ पर ऊर्ध्वाधर निर्माण किया जाता है। जो कृषि है उसकी पैदावार के लिए यहाँ पर गीली चावल की खेती अपनाई जाती है और साथ ही पहाड़ों पर सीढ़ीदार आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको सीढ़ीदार घर देखने को मिलेंगे। एक घर है, फिर उसके नीचे थोड़ा एक और घर है, फिर उसके नीचे एक और घर है, इस तरीके से जैसे सीढ़ियों पर घर बने हुए हैं। इस तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात पर्वतों की हो रही है, पहाड़ियों की हो रही है, तो हमें बात करनी पड़ेगी माउंट फूजी की, जो कि जापान की पहचान है। जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी है, जिसे फूजी सान भी कहा जाता है। ये जो है लगभग 3776 मीटर ऊंची है। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख साल पहले शुरू हुई ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से ये जो चोटी है ये बनी है। ज्वालामुखी यहाँ फटता था, उसकी वजह से लावा निकलता था, काफ़ी सारी चीज़ें निकलती थी, वो जमती गई और ये चोटी बन गई। इसके अंदर जो आखिरी विस्फोट हुआ था वो लगभग 1707 के अंदर हुआ था। ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से इसकी तलहटी में आपको 5 महत्वपूर्ण झीलें और कई सारी गुफाएं बनी हुई नजर आएंगी, जो कि पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। माउंट फूजी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि जापानी लोगों के लिए एक आध्यात्मिक जगह है, सांस्कृतिक प्रतीक है और भौगोलिक अजूबा है। बहुत से ऐसे जापानी आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी आर्ट में माउंट फूजी का इस्तेमाल करते हैं। कोई पेंटिंग बनाता है, कोई गाना बनाता है, इस तरीके का आर्ट बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है पर्यटन और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लगभग हर गर्मियों में 2 लाख से 3 लाख लोग इसकी चढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो माउंट फूजी को आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद बात करें जापान की नदियों की और नदी प्रणालियों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जापान की नदियां आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं, लेकिन तेज़ ढलानों वाली होती हैं। क्योंकि ये पहाड़ियों से बहती हुई आती हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि ये जब नीचे उतरती हैं तो जंगलों से उतरते हुए ये वी शेप की घाटियाँ बनाते हुए उतरती हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो वी शेप की घाटियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन तेज नदियों पर कई सारे बांध बनाए जाते हैं जिससे कि बिजली पैदा हो सके। एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का जो विकास है वो जापान के अंदर ही हुआ है। मतलब जल विद्युत के मामले में जापान हमेशा से ही बहुत आगे रहा है। तो अब आप सोच सकते हो कि प्रकृति ने इनको सिर्फ पहाड़ियाँ दी थी और इन्होंने क्या से क्या कर दिया। तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, ये नदियाँ जब मैदानी इलाके में आती हैं तो ये जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जापान की 2 प्रमुख नदियां हैं जिनको आप याद रख सकते हो। एक है शिनानो नदी, जिसे शिनानो गावा भी कहा जाता है। ये जो है जापान की सबसे लंबी नदी है, पूर्वी हिस्से के अंदर मौजूद है। इसकी लंबाई लगभग 367 किलोमीटर है। नागानो से शुरू होकर ये निगाटा तक बहती है और आखिर में जाकर जापान सागर में मिल जाती है। तो शिनानो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दूसरी आती है टोन नदी या फिर टोन गावा। इसकी लंबाई लगभग 322 किलोमीटर है। टोक्यो और उसके आसपास के लगभग 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पानी देती है ये नदी। तो टोन बहुत ज़रूरी हो जाती है। अंत में जाकर ये प्रशांत महासागर में मिलती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2 नदियाँ हो जाती हैं, एक शिनानो नदी और एक टोन नदी। इसके बाद बात करें जापान के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, तो यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण शहर हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आता है टोक्यो, फिर आता है योकोहामा, फिर आता है ओसाका, फिर आता है नागोया, फिर आता है सप्पोरो, फिर आता है फुकुओया, फिर कावासाकी, फिर कोबे, क्योटो और आखिर में आता है सैतामा। तो इन जगहों को आपको याद रखना है। इसमें भी मेनली आप टोक्यो, योकोहामा और नागोया को याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा आपको। इसके बाद अगर प्रमुख हवाई अड्डों की बात की जाए तो यहाँ 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। सबसे पहला है टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, जो कि जापान का सबसे व्यस्त विमान क्षेत्र है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आती हैं और घरेलू विमान भी आते हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है।
इसके बाद आता है आपका नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भी आती हैं फ़्लाइट्स और घरेलू भी आती हैं। जापान का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये। 50% अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो हैं वो यहीं से यातायात करते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पश्चिमी जापान का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है। कृत्रिम द्वीप के ऊपर ये बना हुआ है, याद रखना, एक बनाया हुआ द्वीप है इंसानों द्वारा, उसके ऊपर ये बना हुआ है, इसलिए कंसाई ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आता है फुकुओका हवाई अड्डा, जो कि क्यूशु द्वीप का एक मुख्य विमानन प्रवेश द्वार है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद है न्यू चितोसे हवाई अड्डा, जो कि आपके होकाइडो का प्रमुख क्षेत्र है, तो इसे भी याद रखना है। मतलब अगर होकाइडो जाना है तो यहीं पर जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है ना हवाई अड्डा, जो कि ओकिनावा का प्राथमिक प्रवेश द्वार है, इसे आपको याद रखना है। और आखिर में आता है आपका चुबू सेंट्रियर हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे भी आपको याद रखना है। तो टोटल 7 हो जाते हैं। सातों का जो स्थिति है आप याद रख सकते हो। बात करें यहाँ के बंदरगाहों के बारे में, तो यहाँ पर 7 प्रमुख बंदरगाह हैं। एक है नागोया बंदरगाह, जो कि जापान के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। 150 से ज़्यादा देशों के साथ व्यापार यहीं से होता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, स्टील सामग्री, मशीनरी, उपकरण, रबड़, इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ से निर्यात होती हैं, और बाकी टाइप का जो कार्गो आता है वो आयात होता है। दूसरा है योकोहामा बंदरगाह, जो कि जापान के मुख्य बंदरगाहों में से एक है, जो ऑटोमोबाइल है, कार वगैरह है, मशीनरी है, औद्योगिक उपकरण वगैरह सब कुछ यहीं से निर्यात होता है। बाकी भोजन का जो सामान होता है, बाकी ताज़े उत्पाद होते हैं, वो सब यहीं से अंदर आते हैं। तीसरा है कोबे बंदरगाह, ये भी है जो आंतरिक एशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इनके साथ व्यापार करने के काम आता है। कपड़े, जूते, रसायन, कोयला, ये सारी चीज़ें यहाँ से अंदर आती हैं, और ऑटोमोबाइल यहाँ से बाहर जाता है। इसके बाद आता है आपका टोक्यो बंदरगाह, जो कि अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है। लकड़ी और भोजन वगैरह सब कुछ यहीं से अंदर आता है, तो इसे आपको याद रखना है। टोक्यो के बाद आता है ओसाका बंदरगाह, ये जो है एक प्रमुख हब है, मुख्य व्यापार क्षेत्र इसको माना जाता है। जो कच्चा माल है, जो कृषि उत्पाद है, वो सब कुछ यहीं से अंदर आता है। ईंधन वगैरह, ऊर्जा संसाधन, तेल वगैरह सब यहीं से अंदर आता है ओसाका से, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका मोजी बंदरगाह, जिसे किटाक्यूशु बंदरगाह भी कहते हैं। ये जो है थोक सामान और कंटेनर और पेट्रोलियम जो है वो अंदर लेता है, मतलब यहीं से अंदर आता है, तो इसे आपको याद रखना है। और आखिर में आता है सेंडाई बंदरगाह, जो कि व्यापार क्षमता के विस्तार के लिए टोक्यो और योकोहामा से जुड़ा हुआ है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे नागोया, योकोहामा और कोबे है, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना। अब आखिर में आपको जापान के बारे में कुछ एक फैक्ट्स जान लेने चाहिए, जिससे कि सवाल बन सकता है। सबसे पहले तो जो आपका होन्शु द्वीप है, उस पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो और फुजियामा ज्वालामुखी, जिसको माउंट फूजी भी हम कहते हैं, वो मौजूद है होन्शु पर, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा होन्शु द्वीप पर ही जापान की औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है। जितना भी उद्योग का विकास हुआ है वो इसी द्वीप पर ज़्यादा हुआ है, तो ये द्वीप इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान की राजधानी भी टोक्यो भी यहीं पर मौजूद है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीवा झील जापान की बहुत महत्वपूर्ण झील है, ये जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो मौजूद है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जापान के दक्षिणी तट पर आपको उष्णकटिबंधीय तूफान देखने को मिलेंगे, जिसको टाइफून कहा जाता है। अक्सर होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जोन है, तो तूफान यहीं पर चले आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। जापान का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर 2 जलधाराएं आके मिलती हैं। एक तो है क्यूरोशिबो जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है, और दूसरा है ओयाशिबो जलधारा, जो कि ठंडी है। दोनों जब आपस में मिलती हैं तो मछलियों के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है, तो यही कारण है कि जापान के पूर्वी तट पर मछली पालन होता है, तो लोग यहाँ से मछलियाँ पकड़ते भी हैं। इसके अलावा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। अब चूंकि जापान के अंदर खेती होती नहीं है, इसलिए अधिकांश खनिज संसाधन जापान जो है वो आयात करता है, लेकिन जो मशीनरी है और बाकी उपकरण है उसको निर्यात करता है। तो ऐसे में एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब किताब है जापान का, तो इसे आपको याद रखना है। जापान जो है मोटर वाहन, इस्पात, समुद्री जहाज और विविध प्रकार की मशीनों के लिए बहुत फेमस है, और बहुत ही पक्की इस पर पकड़ बना के रखी हुई है, तो इसे भी आपको याद रखना है।
एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है जिसको शिकन कहा जाता है वो भी जापान के अंदर ही मौजूद है। लगभग 53.58 किलोमीटर लंबी है। सोचो 53 किलोमीटर की सुरंग बनी हुई है, कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा क्योटो जो है वो जापान की पुरानी राजधानी होने के साथ साथ हस्तकला उद्योग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपसे कोई पूछे कि जापान में हस्तकला उद्योग के लिए फेमस शहर कौन सा है, तो क्योटो है, याद रखना है। अब आखिर में दो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, एक तो है हिरोशिमा जो कि जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, और एक है नागासाकी जो कि जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। दोनों ही जगहों पर परमाणु बम गिरा था और खतरनाक विध्वंस हुआ था। तो इन दोनों जगहों को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है जापान और उसका भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।